अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो गए हैं। घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको ईडी ने किंगपिन और की कॉन्स्पिरेटर बुलाया दिल्ली के लिकर स्कैम में। एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर बने इंडिपेंडेंट इंडिया में जो जेल में गए हैं। A sitting chief minister has been arrested. एक तरफ लोग बोल रहे कि कैसे बीजेपी सरकार डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डालकर, वो भी लोकसभा इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले ही। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोला कि एक डरा हुआ डिक्टेटर डेमोक्रेसी को नष्ट करना चाहता है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी की पार्टी ने मार्च 2022 को एक लेटर लिखा था दिल्ली पुलिस को कि आम आदमी पार्टी की लिकर पॉलिसी में करप्शन है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के मेंबर ने कहा कि इंडिया एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में है और आज हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट के बाद उनके पार्टी वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया दिल्ली में। इसकी वजह से कई हिस्सों में सेक्शन 144 इम्पोज किया गया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के सपोर्टर्स कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और ऑपोजिशन तो लगातार रोती रहते हैं, वो सीबीआई और ईडी को अपना काम क्यों नहीं करने देते। और यही मेरी एक मेजर प्रॉब्लम है आज की पोलराइज सोसाइटी में, जहां दोनों साइड्स एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते रहते हैं पर कोई इश्यू के बारे में जानना नहीं चाहता। यही मैं चेंज करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि लिकर स्कैम है किसके बारे में, ईडी ने क्या एलिगेशन लगाई है अरविंद केजरीवाल पर और किस हद तक ये एलिगेशन सच है। क्योंकि जब तक हम केस नहीं समझेंगे डिबेट करना यूजलेस है। इसलिए ये एक डिटेल वीडियो है दिल्ली लिकर स्कैम के बारे में। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हमारे देश में दारू बिकती कैसे है। तो इस वीडियो बनाने के लिए हमें कई डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़े थे, इंक्लूडिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स जो सीबीआई और ईडी ने शेयर करे थे। पर आप देख सकते हो कि इन डॉक्यूमेंट्स को समझना इतना आसान नहीं होता। अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने ChatGPT 4 यूज किया जो पेड जरूर है, पर वहां आप अपलोड कर सकते हो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स और उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। ये टूल हम यूज करते हैं अपनी एनालिसिस को वेरीफाई करने के लिए। आप भी एआई और ChatGPT यूज कर सकते हो अपने काम में एफिशिएंट होने के लिए। इस चीज के लिए मैं रेकमेंड करूंगा एक 3 घंटे की पेड वर्कशॉप एआई और ChatGPT पर जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब वैसे वर्कशॉप पेड होती है पर पहले 1000 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। इधर आपको प्रॉम्प्टिंग और एआई के बारे में बताया जाएगा जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चाहे आप टेक में हो, नॉन टेक में हो, एचआर में हो, फाइनेंस में हो, फ्रीलांसर हो या फिर फाउंडर हो, आपको सीखने को मिलेगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वर्कशॉप ली है। यहाँ आप सीख सकते हो कि कैसे एआई की मदद से आप जॉब्स ढूंढ सकते हो, एक्सेल के कॉम्प्लेक्स डेटा को समझ सकते हो, कुछ मिनट में वीडियोस और एड्स के आइडियाज बना सकते हो और अपने बिजनेस के बारे में कई काम कर सकते हो। सीखने की अच्छी अपॉर्चुनिटी क्योंकि वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस पहले 1000 लोग ले तो ये याद रखना। ये है दिल्ली में एक आम लिकर शॉप जिसको कई लोग ठेका भी कहते हैं। ये बहुत शेडी सी दुकान है जहाँ में से कई लोग कुछ खरीदना नहीं चाहेंगे। और इसी दुकान के बारे में मनीष सिसोदिया बात करते हैं 2021 में, जब उन्होंने कहा था कि ऐसी दुकानों में इतना बुरा एनवायरनमेंट है कि मानो कस्टमर को मर्यादा से ट्रीट नहीं किया जाता। मैं इस चीज को चेंज करना चाहता हूँ। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब दिल्ली में ऐसी दुकानें नहीं होंगी, बल्कि दुकानें होंगी स्पेशियस, वेल लिट और एयर कंडीशनड। अब आप में से कई लोग पूछोगे कि भला वो मिनिस्टर जिन्होंने दिल्ली के स्कूल का नक्शा बदल दिया, वो अल्कोहल शॉप्स को इम्प्रूव क्यों करना चाहता है। इस चीज के लिए आपको समझना होगा कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स अल्कोहल से इतना क्यों प्यार करती है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 2 तरीके से पैसा कमा सकती है, ओन रेवेन्यू या फिर ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेंटर। ओन रेवेन्यू में आता है वो पैसा जो एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी टैक्स सोर्सेज से कलेक्ट करती है, जैसे स्टेट जीएसटी, पेट्रोल या फिर डीजल पर वैट, अल्कोहल पर एक्साइज ड्यूटी, और नॉन टैक्स सोर्सेज जैसे लाइसेंसेस बेचकर या फिर सरकारी कंपनीज के प्रॉफिट। ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेंटर में भी 2 चीजें आती हैं, जैसे एक है जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरीके की मदद करती है स्टेट गवर्नमेंट को, और दूसरा जो स्टेट का शेयर होता है सेंटर के टैक्सेस पर। हर स्टेट का शेयर 15th फाइनेंस कमीशन में दिया होता है। तो समरी में हर स्टेट गवर्नमेंट खुद के रेवेन्यू से पैसा कमाती है और सेंटर के ट्रांसफर से। हर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी डिपेंडेंस सेंटर के ट्रांसफर से कम हो जाए और खुद के रेवेन्यू से बढ़ जाए, क्योंकि मान लो कल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मूला बदल दिया ट्रांसफर का तो उनकी तो लग जाएगी। जैसे मनीष सिसोदिया ने 2021 में कहा था कि दिल्ली सरकार 1,20,000 करोड़ रुपए देती है सेंट्रल पूल को डायरेक्ट टैक्सेस में, पर उनको बस 325 करोड़ ही मिलता है वापस। तो कई स्टेट इससे तंग आ गई है और उनका कहना है कि अब हम खुद पैसा कमाना चाहते हैं जो हम 100% अपनी स्टेट में ही रखेंगे। और खुद के पैसे कमाने के लिए कई स्टेट्स के लिए बहुत जरूरी है अल्कोहल का रेवेन्यू। जैसे कर्नाटका का 22.9% ओन रेवेन्यू,
अल्कोहल की एक्साइज ड्यूटी से आता है, जबकि ये नंबर दिल्ली के लिए 19.9% है। अब एक स्टेट अपना टैक्स रेवेन्यू जरूर इंक्रीज कर सकती है कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाकर या फिर लैंड रेवेन्यू बढ़ाकर, पर कोई फैक्ट्री तो सेटअप करेगा नहीं एक महीने के अंदर। कॉर्पोरेट टैक्स या फिर लैंड रेवेन्यू बढ़ाने में कई रिफॉर्म चाहिए होते हैं और सालों लग जाते हैं। एक तेज तरीका अपना टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए है, वो है टैक्स बढ़ा दो डीजल, पेट्रोल या फिर अल्कोहल पर। दूसरे आइटम्स पर क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे आइटम्स जीएसटी के दायरे में आ गए हैं और कोई एक स्टेट डिसाइड नहीं करती जीएसटी रेट, सारी स्टेट्स मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिसाइड करती हैं। और डीजल, पेट्रोल पर स्टेट गवर्नमेंट कोई टैक्स क्यों नहीं इंक्रीज करती? क्योंकि इन पर इंक्रीज हो गया तो वो एक इलेक्शन मुद्दा बन जाता है। इसे जो अकेला ऑप्शन बचता है कई स्टेट्स के लिए, वो है टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना अल्कोहल बेचकर। यही चीज बहुत समय से योगी आदित्यनाथ सरकार भी करी है उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने एक नई अल्कोहल पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है, जिससे उनका अल्कोहल रेवेन्यू 3 सालों के अंदर तिगना हो गया, 14,000 करोड़ से 41,250 करोड़। हर स्टेट के पास फुल फ्रीडम होता है अपनी अल्कोहल पॉलिसी डिसाइड करना, और वो अपना टैक्स रेट भी सेटअप कर सकती है अल्कोहल की बोतल पर। कर्नाटका में अभी पूरे देश में हाईएस्ट टैक्स है। इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक एनालिसिस करके दिखाया कि जो बोतल गोवा में 100 रुपए में बिकती है, वो बोतल कर्नाटका में 513 रुपए में बिकती है। यूजुअली जब आप किसी आइटम पर टैक्स इंक्रीज करते हो तो उसकी डिमांड बहुत गिर जाती है, पर अल्कोहल ऐसी चीज है जिसमें गिरावट इतनी नहीं होती। एम गोविंदा राव, जो 14th फाइनेंस कमीशन के एक मेंबर थे, उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स अल्कोहल पर टैक्स बढ़ा सकती हैं क्योंकि कंज्यूमर्स इतने डेस्परेट होते हैं कि अगर दाम बढ़ भी गए तो भी वो खरीदेंगे, जिससे एक स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाता है। पर इस चीज के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट को 2 चीजें करनी होती है जिनके बारे में उन्होंने बात करी: इलीगल लिकर डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना एंड डिजाइनिंग वेंड ऑक्शंस बेटर। डिजाइनिंग वेंड ऑक्शंस बेटर एक जरूरी टर्म है जो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, मेरे साथ बने रहो। पर यही चीज आम आदमी पार्टी दिल्ली में करना चाहती थी, वो अल्कोहल से अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती थी। आम आदमी पार्टी सरकार ने करीब 2020 में कहा था कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी जो कांग्रेस की सरकार ने डिसाइड करी थी, उसमें 3 प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम है कि कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत खराब है। अगर ऐसा एक्सपीरियंस खराब मिलता है कस्टमर को तो वो खरीदेंगे नहीं, जिससे सरकार का रेवेन्यू कम हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है कि दिल्ली की जो अल्कोहल शॉप्स हैं वो हरियाणा की शॉप से compete नहीं कर पा रही। दिल्ली का कंज्यूमर दिल्ली में नहीं खरीद रहा, बल्कि गुरुग्राम या फिर नोएडा में खरीद रहा है। और तीसरी प्रॉब्लम है कि दिल्ली में एक लिकर माफिया है जो करप्शन कर रहा है, जिससे सरकार का रेवेन्यू कम हो रहा है। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को एक एक करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत खराब है, क्योंकि ये ज्यादातर शॉप सरकार ही चला रही है। दिल्ली में उस समय 630 लिकर शॉप्स थी, जिसमें से 60% सरकार चला रही थी। अब अल्कोहल के बिजनेस में 4 मेन प्लेयर्स होते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरर जो अल्कोहल को बनाता है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर जो अल्कोहल को डिफरेंट इलाकों में सप्लाई करता है, तीसरा है रिटेलर जो फाइनली कंज्यूमर को अल्कोहल बेचता है, और फाइनली आ जाता है कंज्यूमर। दिल्ली में सरकार का पूरा कंट्रोल था होलसेल पर और 60% कंट्रोल था रिटेल आउटलेट पर। इन रिटेल आउटलेट्स को सरकार की 4 बॉडीज चला रही थी। दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट ने कहा कि लगता है कि इन दुकानों के बाहर ऐसी भीड़ है जो मानो तड़प रही है शराब के लिए। सरकार का कहना था कि ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से कई महिलाएं इन शॉप्स के आसपास भी नहीं जाती। जैसे अंकिता कुमार जो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती हैं, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में कहा कि जो पूरा एनवायरनमेंट है ऐसी दुकानों के बाहर वो बहुत मैस्कुलिन होता है और मैं उधर अनसेफ फील करती हूँ। दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि इन दुकानों के आसपास ना और भी छोटी छोटी दुकानें आ जाती हैं जो स्नैक्स, प्लास्टिक ग्लासेस, सिगरेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स बेचती हैं, जिसकी वजह से आसपास एक भीड़ जमा हो जाती है और महिलाओं के लिए बहुत अनसेफ एनवायरनमेंट हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो इस चीज को चेंज करना चाहती है और इसका एक ही तरीका है कि सरकार अल्कोहल को बेचना बंद कर दे और प्राइवेट कंपनीज को बोले कि आप बेचो। फिर दूसरी प्रॉब्लम जिसके बारे में दिल्ली सरकार ने बात करी वो है कि उनका कस्टमर दिल्ली से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा से शराब खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक इशू है कि उत्तर प्रदेश में ड्रिंकिंग एज 21 है, हरियाणा ने भी रिसेंटली ड्रिंकिंग एज 21 कर दी, इसलिए हमें अपनी ड्रिंकिंग एज कम करनी होगी कम्पीट करने के लिए। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हरियाणा में जो रिटेलर्स हैं वो डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं कस्टमर्स को। दिल्ली में एक लॉ था कि रिटेलर्स को फिक्स प्राइस पर ही शराब बेचनी थी, तो कई कस्टमर्स हरियाणा जाकर खरीद लेते क्योंकि उधर उनको डिस्काउंट मिल रहा था। फिर तीसरी प्रॉब्लम थी करप्शन की। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच में एक सेटिंग है। इस सेटिंग की वजह से जो रिटेलर है वो कुछ ही ब्रांड की बोतल ही बेचना चाहता है। दिल्ली की गवर्नमेंट ने कहा कि रिटेलर्स ब्रांड पुशिंग कर रहे हैं, यानी कि वो कस्टमर्स को वही ब्रांडेड बॉटल्स बेचना चाहते हैं जिस पर उनको मोटा कमीशन मिल रहा है। फिर सरकार ने ये भी कहा कि कई रिटेलर्स टैक्स नहीं भर रहे, वो सरकार से झूठ बोल रहे थे कि वो कितनी बॉटल्स बेच रहे हैं ताकि उनको फुल टैक्स ना देना पड़े।
सरकार ने जरूर एफआईआर दर्ज करी, पर इससे कुछ हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इनमें से कई रिटेलर्स बॉटल्स को स्मगल कर रहे थे हरियाणा और यूपी से, और इन बॉटल्स पर कोई टैक्स नहीं देते। उन्होंने कहा कि इस टैक्स को बचाने के लिए कई दुकानें रिसीट भी नहीं देती थी कस्टमर को। तो अब आप सारी प्रॉब्लम्स को समझ गए, और दिल्ली सरकार ने कहा कि 2021 में वो एक नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आएंगी अल्कोहल पर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो उसी तरह लिकर माफिया को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं जिस तरह उन्होंने एजुकेशन, पानी, बिजली और हेल्थ सेक्टर के माफिया को डिस्ट्रॉय किया है। फरवरी 2021 को चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने कमेटी बनाई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की इस पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए। कमेटी के हेड थे मनीष सिसोदिया, और इसमें हेल्थ एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत भी थे। जून 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी पब्लिकली रिलीज करी गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पुरानी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैसे? कस्टमर एक्सपीरियंस बेकार था क्योंकि सरकार लिकर शॉप्स चला रही थी। अब वो नहीं होगा, हम लाइसेंसेस बेचेंगे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के लिए। तो उन्होंने एक ऑक्शन सिस्टम डिजाइन किया ताकि पूरे शहर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो लिकर स्टोर्स का। इस वजह से दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया गया और हर जोन के लाइसेंसेस बेचे गए। ये कहा गया कि हर जोन में 27 रिटेल शॉप्स हो सकती हैं। 32 into 27 is 849, तो दिल्ली में 849 लिकर शॉप्स होंगी और इन शॉप्स के लाइसेंसेस बेचकर दिल्ली गवर्नमेंट पैसा कमाएगी। कोई भी गवर्नमेंट 3 तरीकों से पैसा कमा सकती है अल्कोहल बेचकर। पहला तरीका है होलसेलर या फिर रिटेलर के लाइसेंसेस बेचकर। दूसरा तरीका है एक्साइज ड्यूटी से, जो अल्कोहल के मैन्युफैक्चरर को देनी होती है हर अल्कोहल की बोतल पर जो उनकी फैक्ट्री से बाहर जाती है। और तीसरा तरीका है वैल्यू एडेड टैक्स या फिर वैट, जो कंज्यूमर्स को देना पड़ता है जब वो अल्कोहल खरीदते हैं। याद रहे कि अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगता बल्कि वैट लगता है, ताकि हर स्टेट अपना टैक्स रेट खुद डिसाइड कर सके। दिल्ली गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि अब हम तीनों चीजों से पैसा कमाएंगे। मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो रही है तो लाइसेंस फीस से भी पैसा कमाएंगे, और वैट और एक्साइज ड्यूटी से भी, क्योंकि अब बेटर सर्विस मिलने वाली है कस्टमर्स को। जहां पहले बस 630 शॉप्स थी, अब पूरे दिल्ली में 849 शॉप्स होंगी, सारी प्राइवेटली ओन्ड। इन लाइसेंसेस को ऑक्शन करने का तरीका आईपीएल में प्लेयर्स की बिडिंग की तरह ही होता है। एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया जाता है और जो कंपनी जो सबसे ज्यादा पैसा देती है उसको वो लाइसेंस मिल जाता है। दिल्ली सरकार ने हर जोनल लाइसेंस का स्टार्टिंग प्राइस रखा था 221 करोड़ का। जो भी कंपनी एक जोनल लाइसेंस को जीतती है वो उस जोन में 27 रिटेल शॉप स्टार्ट कर सकती है। इन रिटेल शॉप्स की भी कई कंडीशंस थी, जैसे उनका एरिया कम से कम 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए था, उधर एक एयर कंडीशन होना चाहिए था, और उधर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए थी ताकि कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कहा कि पूरे शहर में 5 सुपर प्रीमियम रिटेल शॉप्स भी खुलेंगी। ये स्टोर्स 5 गुना ज्यादा बड़ी होंगी, यानी कम से कम 2500 स्क्वायर फीट। इन दुकानों में एक टेस्टिंग एरिया भी होगा जहाँ कंज्यूमर्स डिफरेंट तरीके का अल्कोहल ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टोर्स सिगार, लिकर चॉकलेट्स और हाई एंड आर्ट पेंटिंग्स भी बेच सकती हैं इन दुकानों में। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे प्रीमियम स्टोर्स हैदराबाद और बेंगलुरु में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दिल्ली में भी खुलने चाहिए। और कई कंज्यूमर्स बहुत एक्साइटेड थे, जैसे 24 साल की फैशन डिजाइनर दीपाली अग्रवाल ने कहा कि मैं जिंदगी के बड़े ओकेजन्स, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या फिर वेडिंग हो, उनको सेलिब्रेट करना चाहती हूँ एक्सपेंसिव अल्कोहल खरीद कर। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने कई और चेंजेस भी करे। ड्रिंकिंग एज जो पहले 25 साल होती थी अब 21 हो गई। बार्स और रेस्टोरेंट्स को अलाउ कर दिया कि वो रात के 3 बजे तक खुले रह सकते हैं। नंबर ऑफ ड्राई डेज एक साल में पहले 25 होते थे, अब बस 3 कर दिए, और होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी कुछ सिलेक्टेड रिटेलर्स से। उनका कहना था कि कर्नाटका, केरला हो या फिर पुणे, कैलकाटा, उधर अल्कोहल की होम डिलीवरी हो रही है तो हम क्यों ना स्टार्ट करें। सिक्योरिटी मेजर्स के लिए उन्होंने कहा कि कोई भी दुकान की खिड़की रोड को फेस नहीं करनी चाहिए, कस्टमर्स को भीड़ नहीं लगानी चाहिए दुकान के बाहर, बल्कि सारे कस्टमर्स अंदर होने चाहिए। और दुकान के आसपास कोई छोटी मोटी दुकानें नहीं होनी चाहिए जो स्नैक्स या फिर सिगरेट्स बेच रहे हैं, जिससे भीड़ जमा हो जाए सड़क पर। उन्होंने कहा कि हर शॉप को सीसीटीवी कैमरास भी लगाने होंगे दुकान के अंदर और बाहर, और अगर उनको नेबरहुड से कोई कंप्लेन आती है उस शॉप की तो वो उस शॉप का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने कस्टमर एक्सपीरियंस की तो इन सारी चेंजेस से प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब आते हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कैसे लड़ना है। पहले रिटेलर्स फिक्स प्राइस पर ही बेच सकते थे, पर दिल्ली सरकार ने कहा कि अब रिटेल शॉप्स डिस्काउंट दे सकती हैं 25% तक का, जिसके बाद गुड़गांव की शॉप से कम्पीट करने के लिए कई दिल्ली के रिटेलर्स ने पोस्टर्स प्रिंट करे और 25% डिस्काउंट दिया ताकि इस बिजनेस में कोई मोनोपोली नहीं बने। गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी एक कंपनी 2 से ज्यादा जोन्स के लिए बिड नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी रिटेलर
होलसेलर और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम कंपनी डिफरेंट सप्लाई चेन के भागों में इन्वॉल्व होती है तो कस्टमर्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। यही चीज हुई थी उत्तर प्रदेश में मायावती के दौरान, जहां पॉन्टी चड्डा का फुल कंट्रोल था उत्तर प्रदेश के लिकर की पूरी सप्लाई चेन पर। तो कई कंज्यूमर्स को एमआरपी से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे एक बोतल खरीदने के लिए, और इस एक्स्ट्रा पैसे को कहा जाता था माया प्रसाद। गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये चीज अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर सब अलग होने चाहिए। फिर पहले रिटेलर्स टैक्स एवेजन भी करते थे, वो सरकार को बताते नहीं थे कि उन्होंने कितनी टोटल बॉटल्स बेची। तो इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि हम टैक्स और सारी फीस पहले कलेक्ट करेंगे। तो जब आप एक लाइसेंस फी भर रहे होगे, आपको लाइसेंस फी के साथ अपना टैक्स भी उसी के साथ देना होगा। इससे कोई टैक्सेस से बच नहीं पाएगा। और रही उस अल्कोहल की बात जो दूसरी स्टेट से इलीगली दिल्ली लाया जा रहा था, गवर्नमेंट ने कहा कि हम बॉटल्स पर लेबल्स डालेंगे हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ। फिर एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को चेको ऐप यूज करने के लिए कहा जाएगा, जो आईआईटी कानपुर के लोगों ने डेवलप करी थी। इस ऐप के जरिए वो लेबल को स्कैन करेंगे और उससे उनको पता चल जाएगा कि किसी भी बॉटल पर ड्यूटी दी गई है या फिर नहीं। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि ये सब तो लॉजिकल साउंड कर रहा है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में क्यों गए? ये तो सब गुड न्यूज है। थोड़ा टाइम वेट करो, आपको समझ आ जाएगा कि बैड न्यूज कहाँ से आई आम आदमी पार्टी के लिए। जैसे ये नई पॉलिसी अनाउंस करी गई, कई लोग बहुत खुश थे, स्पेशली रेस्टोरेंट ओनर्स, बार ओनर्स और वो लोग जो अल्कोहल के ट्रेड में इन्वॉल्व थे। जैसे इंदरप्रीत सिंह, जिनका एक अल्कोहल का स्टोर है मयूर विहार के गैलेरिया मॉल में। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली का नौजवान यूपी या हरियाणा जाता था ड्रिंक करने के लिए, पर अब ये पैसा दिल्ली सरकार ही कमाएगी। कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी इस पॉलिसी की तारीफ करी। जैसे एक फॉर्मर एक्साइज कमिश्नर ने कहा कि क्योंकि अब सरकार ने अलाउ कर दिया होलसेलर्स और रिटेलर्स को डिस्काउंट देने के लिए, इस वजह से सरकार का फायदा होगा। ये पॉलिसी एग्जीक्यूट हुई और अगस्त 2021 को आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया कि ये सुपर हिट हो गई है। टोटल 32 लाइसेंस बिकने थे, पर 20 लाइसेंस से ही गवर्नमेंट ने 5300 करोड़ कमा लिए थे। उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर वो 10,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे इस पॉलिसी से, जबकि पिछले 3 सालों में एवरेज रेवेन्यू एक्साइज पॉलिसी से था बस 5600 करोड़। तो मतलब 60% से ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था इस पॉलिसी से। स्टार्टिंग प्राइस हर जोन का था 221 करोड़, पर ऑन एवरेज हर जोन का लाइसेंस बिका था 265 करोड़ के लिए। सबसे हाईएस्ट लाइसेंस फी दी गई जोन 31 या फिर न्यू दिल्ली जोन के लिए, जहां दिल्ली की कई पॉश कॉलोनीज है, और ये लाइसेंस बिका 315 करोड़ का। दिल्ली गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल ने दिखाया कि ये एक्साइज पॉलिसी एक ऑल राउंड स्मैशिंग सक्सेस है। विनोद गिरी, जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज के डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने कहा कि बिडर्स बस दिल्ली से नहीं आए, बल्कि दूसरे शहर जैसे हैदराबाद और बैंगलोर से भी आए, जिन्होंने ये ऑक्शन जीत लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग अपना एक्सपीरियंस लेकर आएंगे दिल्ली में, जिससे कस्टमर का भला ही होगा। पर विनोद गिरी को नहीं पता था कि इनमें से कुछ लोगों की वजह से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कुछ ही टाइम बाद जेल जाने वाले। कौन थे ये लोग, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। जहां आम आदमी पार्टी कह रही थी कि पॉलिसी सुपर हिट है, दूसरी तरफ कई लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट करी बीजेपी ने। जैसे बीजेपी के दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता ने कहा कि सरकार के लिए सही चीज होती है कि वो लिकर पॉलिसी पर कंट्रोल करें, ताकि हमारे यंगस्टर्स और विमेन सेफ रहें। तो उन्होंने ये ड्रिंकिंग एज कम क्यों करी? अब ये अलग बात है कि इधर बहुत पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, क्योंकि कुछ महीने बाद बीजेपी सरकार जो हरियाणा में है, उन्होंने भी अपनी ड्रिंकिंग एज कम कर दी थी। कई सिटीजन्स भी प्रोटेस्ट करने लग गए। जैसे बदरपुर गांव है दिल्ली में, जहां के रेजिडेंट्स ने कहा कि सरकार को हमें साफ पानी देना चाहिए, जबकि वो हमारे इलाके में लिकर की शॉप्स खोल रही हैं। दिल्ली के कई रेजिडेंट्स ने आवाज उठाई कि उनके घरों के पास ये शॉप्स क्यों खोली जा रही हैं, और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी कि सरकार कई शॉप स्कूल, रिलीजियस प्लेसेस और दूसरे अनऑथराइज्ड एरियाज में खोल रही है। एक लिकर वेयरहाउस के ओनर ने कहा कि क्योंकि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है 500 स्क्वायर फीट की इन शॉप्स को खोलने के लिए, ऐसी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वैसे ही इतने बड़े एरिया की एक दुकान ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा कई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस भी कह रही हैं कि आप इधर मत खोलो, आप उधर मत खोलो। इसलिए कई बिजनेस ओनर्स तंग आ गए थे। इस पॉलिसी के बाद सरकार के खिलाफ 134 लीगल केसेस कोर्ट में गए। मोस्टली ये केसेस थे कि ये लिकर शॉप्स गलत एरिया में खोली जा रही है। जैसे जंगपुरा के रेजिडेंट्स ने दिल्ली सरकार के खिलाफ केस डाला दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कहकर कि उन्होंने एक लिकर शॉप खोल दी है स्कूल और हॉस्पिटल के पास। और अब आम आदमी पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स और सीरियस हो जाती है, जब कई लोग ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये पॉलिसी बड़े बिजनेसेस को फेवर कर रही है,
छोटे बिजनेसेस को नहीं। वो कई एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे टेंडर डॉक्यूमेंट्स में एक बिडिंग करने के लिए आपको एक नॉन रिफंडेबल फी देनी थी 10 लाख रुपए की, और एक ऑनेस्ट मनी डिपॉजिट 30 करोड़ का एक जोन के लिए, और अगर कोई 2 से ज्यादा जोन के लिए बिड कर रहा है तो ये डिपॉजिट था 60 करोड़ का। ऑनेस्ट मनी डिपॉजिट या फिर EMD यूज किया जाता है ये देखने के लिए टेंडर में कि ये कंपनी सीरियस भी है बिड करने के लिए या फिर नहीं, और अगर कोई कंपनी यूजुअली हार जाती है बिड तो ये EMD उनको रिफंड कर दिया जाता है। अब ये EMD का पॉइंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी वजह से मनीष सिसोदिया जेल में भी है। अब कंपनीज का कहना था कि पहले EMD बस 8 लाख की होती थी, पर इस नई पॉलिसी में 30 करोड़ की EMD हो गई है, जिससे बस बड़े बिजनेसेस ही बिड कर पाएंगे। जबकि दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना था कि हम चाहते कि वही लोग इस मार्केट में एंटर करें जो कस्टमर्स को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस दे पाए, इससे ही हमने ऐसे रूल्स रखे हैं। ये पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी कि ये सारी रिटेल शॉप्स मिनिमम 500 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए थी। कई बिजनेसेस ने कहा कि इतना बड़ा एरिया बस बड़े बिजनेसेस ही अफोर्ड कर पाएंगे रेंट के लिए, हम कैसे करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम थी कि जो जोन के साइजेस चुने गए थे वो भी बहुत बड़े थे। जैसे विनोद गिरी ने कहा था कि बड़े साइजेस की वजह से बिड भी ज्यादा होंगी और छोटे प्लेयर्स इन ऑक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। फिर चौथी चीज थी कि लाइसेंस फी के साथ कंपनीज को टैक्सेस भी प्रीपे करने थे, तो कंपनीज ने कहा कि वही लोग प्रीपे कर पाएंगे जिनके पास अच्छा मोटा पैसा होगा। वापस से बड़े बिजनेसेस को ही फेवर किया जा रहा है। और पांचवी चीज थी कि दिल्ली और गुरुग्राम में एक वॉर स्टार्ट हो गई, प्राइस वॉर। दिल्ली के विक्रेताओं ने तो बाकायदा पर्चे छपवा कर बंटवा दिए हैं कि अब गुरुग्राम क्यों, आपको दिल्ली में ही सस्ती शराब मिल जाएगी। क्योंकि इस पॉलिसी ने अलाउ कर दिया था कि रिटेलर्स और होलसेलर्स डिस्काउंट दे सकते हैं, तो कई रिटेलर्स ने पोस्टर्स प्रिंट करे अब गुड़गांव क्यों। वो व्हाट्सएप पर डिस्काउंट्स शेयर करते अपने कस्टमर्स के साथ, और उन्होंने बाय 1 गेट 1 फ्री डील्स भी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से दिल्ली की रिटेल शॉप्स के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लगने लग गई। पर गुरुग्राम में रूल्स अलग थे। उधर आप डिस्काउंट जरूर दे सकते थे कस्टमर को, पर उसके बारे में मार्केटिंग नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक मिनिमम प्राइस सेट किया था गवर्नमेंट ने, जिसके नीचे कोई भी रिटेलर जा नहीं सकता था। तो गुरुग्राम में जो भी दुकानें थी वो इस प्राइस वॉर में स्ट्रगल कर रही थी। पर ये मत सोचो कि दिल्ली की दुकानें बहुत अच्छा कर रही थी। भीम सिंह जो दिल्ली के हीरो होंडा चौक में एक लिकर दुकान चलाते हैं, उन्होंने कहा इस प्राइस वॉर की वजह से प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो गया, और क्योंकि मार्केट ऐसी हो गई इसलिए हमें भी कस्टमर्स को मैक्सिमम डिस्काउंट देना पड़ा। तो कई रिटेलर्स कह रहे थे कि हम पहले ही प्रीपे कर रहे हैं टैक्स, और अब एक प्राइस वॉर भी स्टार्ट हो गई। इसकी वजह से कई रिटेलर्स ने अपना बिजनेस ही छोड़ दिया और लाइसेंस ही वापस कर दिया सरकार को। 32 में से 9 जोन्स तो बिल्कुल खाली हो गए दिल्ली के। जहां गवर्नमेंट का प्लान था 849 शॉप्स को खोलना, मई 2022 तक बस 639 शॉप्स बची थी, जो जुलाई 2022 तक बस 464 बच गई। इस चीज की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये नुकसान हमारी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली के LG की वजह से हुआ था। फॉर्मर LG अनिल बजाज, जिनको मोदी गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया था। मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में क्लियरली लिखा गया था कि दिल्ली में 849 शॉप्स खुलेंगी, जिनमें से कई अनऑथराइज कॉलोनीज में भी खुलेंगी। उन्होंने कहा कि पहले LG ने तो बात मान ली, जिसके बाद उनको फाइल वापस भेजी गई फाइनल अप्रूवल के लिए। ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी थी 17 नवंबर को, पर बस 2 दिन पहले LG ने कहा कि अनऑथराइज कॉलोनीज में अगर ये शॉप्स खुलेंगी तो आपको DDA और MCD से परमिशन लेनी होगी, जिसकी वजह से ये शॉप्स खुली नहीं। और मनीष सिसोदिया का कहना था कि ये नुकसान हुआ है क्योंकि LG ने ये शॉप्स खुलवाई नहीं। तो मनीष सिसोदिया ने ये जवाब नहीं दिया कि इतने सारे लोगों ने अपने लाइसेंसेस वापस क्यों करे, और LG ने ये जवाब नहीं दिया कि बस 2 दिन पहले उन्होंने अप्रूवल क्यों हटा दिया। जब इस पॉलिसी की प्लानिंग चल रही थी तो दिल्ली गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट ने कहा था कि कस्टमर्स को एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है आजकल की दिल्ली की लिकर शॉप्स में, और दिल्ली गवर्नमेंट इसको चेंज करना चाहती है। पर शायद आम आदमी पार्टी को ये नहीं पता था कि कुछ ही टाइम में उनके मिनिस्टर्स क्रिमिनल की तरह ट्रीट होने वाले हैं। जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं LG VK सक्सेना को, जहां उन्होंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में कई इरेगुलरिटीज पाई गई है। LG ये रिपोर्ट पढ़ते हैं और एक CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं। अपनी रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने 3 एलिगेशन लगाई थी सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट के खिलाफ, और इस डिपार्टमेंट के हेड थे मनीष सिसोदिया। पहली एलिगेशन थी कि इस पॉलिसी में कई चेंजेस करी गई जिससे सरकार का रेवेन्यू कम हो गया, और उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए इस चीज के। जैसे सरकार ने 145 करोड़ रुपीस की लाइसेंस फीस वापस कर दी थी कुछ कंपनीज को कोविड के बहाने से। फिर सरकार ने एक कंपनी को
उनका 30 करोड़ का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी रिफंड कर दिया जब उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी से, जहां उनको अपनी रिटेल शॉप सेटअप करनी थी, उधर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर एनओसी नहीं मिला। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अगर कंपनी को एनओसी नहीं मिला तो उसमें कंपनी की गलती है, आपने भला क्यों ये डिपॉजिट वापस कर दिया। फिर एक्साइज डिपार्टमेंट ने फॉरेन लिकर के प्राइसेस भी कम कर दिए और बियर के केस पर 50 रुपए की इंपोर्ट पास फी भी हटा दी, जिससे बियर और फॉरेन लिकर के प्राइसेस कम हो गए और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया। दूसरी एलिगेशन लगाई कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने कार्टेल क्रिएट कर दिया। कार्टेल तब क्रिएट होता है जब कई कंपनीज एक साथ मिलकर काम करती है और कंपटीशन नहीं होता मार्केट में, तो कंज्यूमर के लिए नुकसान होता है क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी में जरूर रूल्स बनाए गए थे ताकि कोई कार्टेल ना सेटअप हो, जैसे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर एक कंपनी नहीं हो सकती। पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये पॉलिसी ढंग से एग्जीक्यूट नहीं की गई और कई कंपनीज को लाइसेंसेस मिले जो सीक्रेटली एक साथ काम कर रही थी। तीसरी एलिगेशन लगाई गई कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने कई चेंजेस करी पॉलिसी में बिना एलजी और कैबिनेट के अप्रूवल से, और ये कहा गया रिपोर्ट में कि आम आदमी पार्टी ने ये किया ताकि उनको कुछ कंपनी से पैसा मिले जो वो पंजाब के इलेक्शंस में लड़ने के लिए यूज करेंगे। इस रिपोर्ट को पढ़कर एलजी सक्सेना ने एक लेटर लिखा होम मिनिस्ट्री को और कहा कि दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट पर एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया कि इस इन्वेस्टिगेशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं और मैं आज तक किसी को नहीं मिला जो उनसे ज्यादा ऑनेस्ट और देशभक्त हो। अब सच क्या था वो क्लियर नहीं था, पर एक बात क्लियर थी कि ये नई एक्साइज पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। पहले क्वार्टर में जो एक्साइज रेवेन्यू था गवर्नमेंट का, वो एक्सपेक्टेशन से 37% कम था। इसी वजह से कुछ ही दिन बाद 31 जुलाई 2022 को आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया कि वो ये नई एक्साइज पॉलिसी विड्रॉ कर रहे हैं और पुरानी पॉलिसी अब वापस से स्टार्ट होगी, यानी कि अब गवर्नमेंट शॉप्स वापस से अल्कोहल बेचेंगी दिल्ली में। अब सबसे पहले टाइमलाइन समझ लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चार्जेस लगाए गए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर। मैंने कई डॉक्यूमेंट्स यूज करे इस चीज के लिए जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे मनीष सिसोदिया का केस डिस्कशन जो हुआ था दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ईडी का प्रेस रिलीज और मनीष सिसोदिया का केस जो डिस्कस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। ये पॉलिसी विड्रॉ करी गई 31 जुलाई 2022 को और 17 दिन बाद सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज करी जिसमें 15 लोगों का नाम था। मनीष सिसोदिया तो थे ही, इसके अलावा उनके एक्साइज डिपार्टमेंट में कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी नाम था। 2 दिन बाद सीबीआई ने 31 लोकेशंस पर रेड करी जो मनीष सिसोदिया से रिलेटेड थी, इंक्लूडिंग उनका घर। कुछ महीने बाद तो पंजाब नेशनल बैंक में उनके बैंक लॉकर की भी तलाशी ली गई, पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई को बस 80,000 रुपए मिले मेरे लॉकर से और उन्होंने मुझे क्लीन चिट दे दी है। पर साथ ही साथ रूमर स्टार्ट हो गई कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर ईडी भी इन्वॉल्व होने वाली इस इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि ये केस फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का है। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी प्रिवेंशन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, पीएमएलए। इस पीएमएलए को याद रखना क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब सीबीआई और ईडी दोनों इस केस पर काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के लिए चीजें सीरियस हो जाती हैं। सितंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच कई लोग अरेस्ट करे जाते हैं। सबसे पहले अरेस्ट होते हैं विजय नायर। विजय नायर एक समय पर सीईओ थे एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के, ओनली मच लाउडर या फिर ओएमएल, जो कई कॉमेडी चैनल्स चाहे वो ईआईसी हो या फिर एआईबी उनकी सक्सेस के पीछे जिम्मेदार थी। विजय नायर पार्टी से जुड़े थे 2014 में और उनको अल्टीमेटली कम्युनिकेशन इंचार्ज बना दिया गया पार्टी का, इसलिए पंजाब के इलेक्शंस हो या फिर गुजरात के इलेक्शंस, वही पार्टी का कम्युनिकेशन हैंडल कर रहे थे। जहां सीबीआई ने विजय नायर को अरेस्ट किया, ईडी ने कई लोगों को अरेस्ट किया जो लिकर इंडस्ट्री में काम करते थे, जैसे समीर महेंद्रू, बुच्ची बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली। पर यह केस पॉलिटिकली सीरियस हो जाता है जब ईडी की चार्जशीट में के कविता का भी नाम होता है, जो केसीआर की बेटी हैं। इन सभी लोगों को ईडी बुलाती है साउथ ग्रुप। आम आदमी पार्टी को एक मेजर झटका लगता है 26 फरवरी 2023 को। दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। कई आम आदमी पार्टी के वर्कर्स प्रोटेस्ट जरूर करते हैं, तो उसे जेल में डालो। पर ये एक बहुत बड़ा झटका होता है पार्टी के लिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया इतने इंपॉर्टेंट है पार्टी के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट के 33 में से 18 पोर्टफोलियोज
मनीष सिसोदिया खुद हैंडल करते हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ और फाइनेंस। इसके अलावा मनीष सिसोदिया बहुत जरूरी है पार्टी की कैंपेनिंग के लिए, और उस समय इंडिया में कई स्टेट इलेक्शंस होने वाले थे। मनीष सिसोदिया अपनी अरेस्ट को चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में। Manish Sisodia this morning moved the Supreme Court asking for an urgent hearing challenging his arrest and the manner of the CBI investigation. पर उधर सीजे चंद्रचूड कहते हैं कि अगर आपकी तरह सब लोग सुप्रीम कोर्ट ही आते रहे तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सबसे पहले हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट में उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है और हाई कोर्ट कहता है कि जो चार्जेस लगे उन पर वो बहुत सीरियस नेचर के हैं। इसके अलावा वो एक हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है क्योंकि वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। The former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has been denied bail by the Delhi High Court. इस वजह से अगर वो जेल के बाहर चले गए तो वो कई विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसे हम आपकी बेल रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में थे सीबीआई की अरेस्ट की वजह से, तब ईडी उनके पास आती है, 9 घंटे लगातार क्वेश्चनिंग करती है और एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट कर देती है। ईडी अपनी चार्जशीट में कहती है कि मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी चेंज करी साउथ ग्रुप के फेवर में और उसके लिए उनको 100 करोड़ रुपए मिले इस ग्रुप से। अब अरविंद केजरीवाल को भी कई समन्स या फिर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है। अक्टूबर 2023 और फरवरी 2024 के बीच ईडी 8 समन्स भेजती है अरविंद केजरीवाल को और वो एक के साथ भी कंप्लाई नहीं करते। अरविंद केजरीवाल एक लेटर लिखते हैं ईडी को जहां वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार ईडी को यूज कर रही है उनको टारगेट करने के लिए ताकि वो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग ना कर सके। 17 मार्च 2024 को ईडी 9वां समन भेजती है अरविंद केजरीवाल को और 2 दिन बाद कहती है कि मिस्टर केजरीवाल एक चीफ कॉन्स्पिरेटर थे इस लिकर स्कैम में। अरविंद केजरीवाल को पता चल जाता है कि ईडी उनकी अरेस्ट लाएगी, इसलिए वो दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं एक प्रिवेंटिव एक्शन के लिए ताकि उनकी अरेस्ट ना हो। हाई कोर्ट कहता है कि आप टेंशन मत लो, यूजुअली इन केसेस में अरेस्ट नहीं होते, आप ईडी के पास जाओ ताकि आपको पता चल जाएगा कि केस किसके बारे में है। अगले दिन ईडी डिसाइड करती है कि एक परफेक्ट मोमेंट है स्ट्राइक करने का और वो 10th समन के साथ चीफ मिनिस्टर के घर ही पहुंच जाते हैं। कई आम आदमी पार्टी लीडर्स और वर्कर्स उनके घर को सराउंड कर लेते हैं पर उनको एंट्री दी नहीं जाती। आप मीडिया वालों को भी पुलिस नहीं जाने दे रही आगे तक, तो आप मीडिया वालों के लिए इतनी मुश्किल हो रखी, तो हम कार्यकर्ताओं के लिए तो कोई हमारी औकात ही नहीं है इनके आगे। पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट होती है और टेंशन बढ़ जाती है। सेक्शन 144 लगाया जाता है जिससे 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को पता चल जाता है कि जिस बारे में वो डर रहे थे वो सच है। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। ईडी कहती है कि उनके पास सीरियस एविडेंस है ये दिखाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल ने के कविता से 100 करोड़ रुपए मांगे और उसके बदले में उनको फेवर दिए एक्साइज पॉलिसी में। अब समझते कि क्या चार्जेस लगाए सीबीआई और ईडी ने आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ। इन चार्जेस को समझने के लिए आप ईडी की रिमांड एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए 21 मार्च 2024 को। मेन चार्ज है कि आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए लिए कई कंपनी से जिनको बुलाया गया है साउथ ग्रुप और इसके रिटर्न में उन्होंने कई पॉलिसी फेवर्स दिए इन कंपनीज को। ईडी ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक फेवर ये दिया कि उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई जिससे बड़े बिजनेसेस का ही फायदा हो। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मदद करी साउथ ग्रुप को एक कार्टेल बनाने के लिए जहां उनको होलसेलर के लाइसेंसेस भी मिल गए और रिटेलर के लाइसेंसेस भी मिल गए। वैसे ईडी की चार्जशीट में लिखा गया है नंबर ऑफ कार्टेल्स वर फॉर्म्ड इन द दिल्ली लिकर बिजनेस। उन्होंने कहा कि साउथ ग्रुप को होलसेलर लाइसेंस मिला जब उनकी कंपनी इंडो स्पिरिट ने ऑक्शन जीत लिया और इन्हीं लोगों को एक रिटेल लाइसेंस मिला जब एक डिफरेंट कंपनी खाओ गली को रिटेल लाइसेंसेस मिले 2 जोन्स के लिए। सीबीआई ने कहा कि इस प्रोसेस में वैसे तो कई कंपनीज थी पर इन कंपनीज के पीछे सेम लोग ही काम कर रहे थे, वो था साउथ ग्रुप। जैसे उन्होंने कहा कि के कविता पेपर में किसी कंपनी की ओनर नहीं थी पर उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे अरुण रामचंद्र पिल्लई, जबकि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे विजय नायर इन सारी नेगोशिएशंस में। ईडी ने कहा कि इस पॉलिसी के रिलीज होने से पहले विजय नायर ने ये पॉलिसी अरुण पिल्लई और के कविता के सीए को व्हाट्सएप पर शेयर कर दी थी। ईडी ने कहा कि ये किया जा रहा था साउथ ग्रुप को फेवर करने के लिए और अरविंद केजरीवाल इस चीज के बारे में जानते थे। एविडेंस देने के लिए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू जो साउथ ग्रुप में शामिल थे उनसे फेस टाइम पर बात भी करी थी और अरविंद केजरीवाल ने उनको बोला कि विजय मेरा लड़का है, समीर तुम इस पर भरोसा करो। फिर ये भी एलिगेशन लगाई गई कि आम आदमी पार्टी ने होलसेलर फी 5% से 12% कर दी ताकि साउथ ग्रुप के होलसेलर्स को फायदा पहुंचे। होलसेलर फी एक फी होती है जो अल्कोहल का मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है। सीबीआई ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था और ये किया गया बिना किसी अप्रूवल के। ईडी ने कहा कि इस चेंज की वजह से
साउथ ग्रुप 10 महीने के अंदर 338 करोड़ एक्स्ट्रा कमा पाया। इस चीज के एविडेंस के लिए ईडी ने यूज करी मनीष सिसोदिया के फॉर्मर सेक्रेटरी सी अरविंद की स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा कि ये पॉलिसी चेंज किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में डिस्कस नहीं किया गया था, बल्कि मनीष सिसोदिया ने ये पॉलिसी चेंज एक पेपर में उनको लिख कर दिया और कहा कि इसके बेसिस पर तुम एक नई पॉलिसी बनाओ। ये हुआ था चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के घर पे। ये स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया के फॉर्मर सेक्रेटरी ने दी थी ईडी को, और ईडी का दावा है इसी वजह से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जानते थे कि वो कर क्या रहे हैं। ईडी की चार्जशीट में ये भी लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की मांग खुद करी थी। जैसे इस चार्जशीट में लिखा हुआ है कि 16 मार्च 2021 को मगुंता रेड्डी, जो साउथ ग्रुप के मेंबर है, वो अरविंद केजरीवाल से मिलने आए और उन्होंने कहा कि के कविता मुझे 100 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। अगर आप दिल्ली के लिकर बिजनेस में आना चाहते हो तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। फिर ईडी ने कहा कि मगुंता रेड्डी के कविता से मिलने के लिए गए, जहाँ के कविता ने कहा कि आम आदमी पार्टी 100 करोड़ की डिमांड कर रही है, आपको बिजनेस में घुसना है तो आप 50 करोड़ रुपए दे दो। मगुंता रेड्डी ने फिर अपेरेंटली अपने बेटे राघव को बोला कि वो 25 करोड़ रुपए तैयार करे विजय नायर की मदद से। ईडी ने फिर कई व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए ये प्रूव करने के लिए कि ये पैसा हवाला नेटवर्क्स के थ्रू भेजा गया और गोवा में यूज किया गया इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। अब ये आर्गुमेंट तो सीबीआई और ईडी के थे। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा कोर्ट में? उनके लॉयर्स ने कहा कि जो भी एविडेंस है सीबीआई और ईडी का, वो बस दूसरों की स्टेटमेंट्स के बलबूते ही है और ये स्टेटमेंट्स प्रेशर डालकर ली गई है। तो आप ये सोचिए कि जो 25,000 करोड़ की कंपनी के मालिक का बेटा है और डायरेक्टर है, आप उसको 6 महीने तक जेल में सड़ाते हो। तो अप्रैल में आके वो टूट गया। अप्रैल में आके उसने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि साहब हाँ, जो ईडी कह रही है वो सच है, मैंने 100 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया राघव मगुंता का, जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदली 10 महीने के अंदर। यही आर्गुमेंट आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने भी दिया, जिन्होंने कहा कि पी शरद चंद्र रेड्डी के बेटे को अरेस्ट किया गया था ईडी ने, और फिर थोड़े ही टाइम बाद उस कंपनी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए और बाद में वो अप्रूवर बन गए इस केस में और उनको बेल भी मिल गई। वो गिरफ्तार हो रहे हैं 10 नवंबर को। 15 नवंबर को ऑरबिंदो फार्मा 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को देती है, भारतीय जनता पार्टी ले लेती है। अक्टूबर 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग सुन रही थी तो उन्होंने भी ऐसे ही सवाल पूछे थे ईडी से। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपको ये प्रूव करना होगा कि पैसा एक्चुअली कैसे मनीष सिसोदिया ने यूज किया। हम जानते हैं कि ये चेन एस्टैब्लिश करना मुश्किल है, पर यही चीज तो आपको करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस खुद सवाल पूछ रहा है ईडी से कि आप प्रूव करो कि मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व थे या नहीं, तो फिर वो जेल में क्यों है? वो जेल में इस वजह से है क्योंकि उनको चार्ज किया गया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA में, जहां बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और शायद यही चीज अरविंद केजरीवाल के साथ भी होने वाली है। हमारे लीगल सिस्टम में कहा जाता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब कोर्ट ही आपको साबित कर सकता है कि आप गिल्टी हो या फिर नहीं हो, उससे पहले आपको इनोसेंट माना जाता है। पर PMLA में ऑपोजिट है, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, मतलब आपको प्रूव करना होगा कि आपने कुछ नहीं किया, नहीं तो आप जेल में ही रहोगे। यही प्रॉब्लम है PMLA की। PMLA में मोदी सरकार चेंजेस लेकर आई थी 2018 में, और उन्होंने 2 बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस डाली बेल के लिए। पहली कंडीशन है कि आपको कोर्ट में प्रूव करना होगा कि आप इनोसेंट हो, और दूसरी कंडीशन है कि बेल जब आपको मिल जाए आपको ये प्रूव करना होगा कि आप ये क्राइम नहीं करोगे। इन चेंजेस को सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत मान लिया, जिन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही सीरियस क्राइम है जो देश की इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ को रोक सकता है। जब ये PMLA ईडी के साथ मिल जाती है तो ये बहुत भयानक कॉम्बिनेशन होता है ऑपोजिशन लीडर्स के लिए, क्योंकि 2014 से जब से मोदी सरकार आई है ईडी के 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ थे। टोटल 121 केसेस हुए पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ, जिसमें से 115 ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ थे। पर जब ऐसे लीडर्स बीजेपी या फिर उनके एलाय को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये केसेस अचानक से रुक जाते हैं। ऐसा ही हुआ था शुवेंदु अधिकारी के साथ, जिनको 2017 में कई बार ईडी ने समन किया जब वो तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, पर जब उनकी एंट्री बीजेपी में हुई केस में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। ऐसा ही हुआ है भवानी गवाली, अशोक चौहान, छगन भुजबल, प्रताप समायक और कई और लीडर्स के साथ। अब आप दोनों साइड्स के आर्गुमेंट समझ गए हो, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता, और इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी जब नेक्स्ट हियरिंग होगी। पर अब आप एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन का रोल प्ले कर सकते हो। कांग्रेस से पूछो कि 2022 में जब उन्होंने लेटर लिखा आम आदमी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ, तो अब वो उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से पूछो कि उन्होंने अपनी पॉलिसी में ऐसी कई चेंजेस क्यों करी
जिसका फायदा बड़े बिजनेसेस को मिला। बीजेपी गवर्नमेंट से पूछो कि 95% ईडी केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ क्यों होते हैं, और जब ये लोग आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो केसेस रुक जाते हैं। और अगर बाय चांस हिम्मत मिली और मौका मिला तो सुप्रीम कोर्ट से पूछो कि पीएमएलए में इतना खास क्या है कि लोगों को बेल ही नहीं मिलती। क्योंकि याद रखना कि इस इशू से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है दिल्ली के लोगों का, जिनकी सरकार काम करने की बजाय लीगल केसेस पे अटकी हुई है। इसलिए आपको अपनी आवाज उठानी होगी। तो मैंने अपनी जॉब कर ली, अब आपकी बारी है। अगर इधर तक आ गए और वैल्यू मिली तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे सिग्नल मिले कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू। और याद रहे कि एक फ्री वर्कशॉप है पहले 1000 लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ChatGPT और AI पर आप अपस्किल कर सकते हो, तो उसको चेकआउट करना मत भूलना।